औरतों की दुख भरी जिंदगी। रचना अपना अतीत पीछे छोड़कर इस शहर में नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने आई थी। नौकरी तो मिल गई पर रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। किसी अन्य से जान पहचान न होने के कारण वो एक होटल में ठहरी थी, पर वहां उसका खर्चा ज्यादा हो रहा था। इसलिए पैसे बचाने तथा जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए वो एक स्थायी निवास की खोज में लग गई। सुबह से शाम तक वो ऑफिस में काम करती और रात में अखबार में निकले विज्ञापन के आधार पर घर ढूंढने निकल पड़ती, पर उसे काफी दिन से कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ रचना पेपर में खाली घरों के विज्ञापनों पर निशान लगा रही थी कि एक विज्ञापन पर निगाह पड़ी, पेइंग गेस्ट के लिए लड़की चाहिए। विज्ञापन में लिखी बातें रचना के अनुकूल थीं। उसे लगा शायद यहाँ बात बन जाए। जगह भी ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे यानी विचारे ऑफिस के बाद रचना उस पते पर पहुंच गई। वहां जाकर रचना ने दरवाजा खटखटाया तो एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और अपना परिचय देते हुए बोली, आओ बेटी अंदर आओ, मेरा नाम शारदा है। तुम मुझे शतु दादी कहकर बुला सकती हो। यहाँ अब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो बेटी? शारदा जी ने अंदर आते हुए रचना से पूछा तो रचना बोली, जी मैं मेरठ से हूँ। तुम्हारा विवाह हो गया है? जी नहीं। तो रचना ना चाहते हुए भी झूठ बोल गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो सच कहेगी तो उसे अन्य कई प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। तभी शारदा जी ने पूछा, तुम इस शहर में अकेली हो या कोई और रिश्तेदार भी हैं? जी नहीं, मैं अकेली हूँ। रचना का जवाब सुनकर शारदा जी ने कहा, घबराना मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं बेटा? हाँ जी पूछिए। रचना ने हाँ में सिर हिला दिया तो शारदा जी बोली, बेटा नौकरी करना तुम्हारा शौक है आवश्यकता? जी आवश्यकता है, रचना ने धीरे से कहा। तो उसके जवाब से संतुष्ट होकर शारदा जी ने वहां से उठते हुए कहा, अच्छा बेटा तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा जी आप परेशान न हो, वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। मुझे कहीं और भी जाना है, अगर आप मुझे वो कमरा दिखा दें तो ठीक रहेगा। शारदा जी की उम्र को देखते हुए रचना ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ बेटा कमरा भी देख लेना, लेकिन पहले मेरे हाथ की बनी चाय पीकर तो देख। प्रिया कहती थी दादी आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, शारदा जी ने कहा। तो उनकी आत्मीयता देखकर रचना से रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठी कि ये प्रिया कौन है? मेरी पोती अब कहाँ है? वो नहीं रही। कहते हुए शारदा जी की आंखों में नमी तैर आई। वो वहां से उठकर छड़ी के सहारे रसोई की ओर चल दी। उनकी आंखों में आई नमी रचना से छिप ना सकी। वो उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं जा पाई कि कहीं उसका किचन में जाना उन्हें बुरा ना लग जाए। ये सोचकर वो वहीं ड्राइंग रूम में बैठी बैठी चारों तरफ देखने लगी। दीवार पर बहुत सारी फोटो लगी हुई थी, पर जिस फोटो ने उसे ज़्यादा आकर्षित किया वो एक लड़की की थी। किसी में वो दुल्हन के वेश में थी तो किसी में वेस्टर्न आउटफिट में आधुनिक लड़की लग रही थी। ये मेरी पोती प्रिया है। उसे तस्वीरों से उलझा देखकर चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए शारदा जी ने कहा। तो रचना बोली, अम्मा जी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये अब इस दुनिया में क्यों नहीं रही? इन्हें क्या हुआ था? हाँ बेटा जरूर, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तू कह रही थी ना कि तुझे जल्दी जाना है, इसलिए ले चाय पी और बता कैसी बनी है। अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, रचना ने चाय पीकर कहा। उसके चाय पीने के बाद शारदा जी उसे कमरा दिखाने लगी। उस कमरे का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा, ये मेरी पोती प्रिया का ही कमरा है। मैं इस कमरे को किसी को देना तो नहीं चाहती थी, पर अब इस बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ये कमरा प्रिया जैसी ही किसी लड़की को देना चाहती थी। इसलिए विज्ञापन में यही छपवाया था। वैसे भी मुझे किराएदार से ज़्यादा अच्छा साथ चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे इतनी पूछताछ की, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज़्यादा पूछताछ करना पसंद नहीं। आशा है बुरा नहीं मानोगी। कहते हुए शारदा जी भावुक हो गईं। तो रचना बोली, अरे नहीं अम्मा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये सब पूछना आपका हक है। आखिर कोई ऐसे ही किसी को अपने घर में थोड़ी ना रख लेता है। कमरा अच्छा और हवादार लगा, अटैच बाथरूम था ही। इससे भी ज़्यादा संतोष उसे रूम से अटैच एक छोटी सी रसोई देखकर हुआ। तभी शारदा जी ने कहा कि ये रसोई मैंने अभी ये सोच कर बनवाई है कि जिसको भी दूंगी तो वो अपनी पसंद का अगर कुछ बनाना चाहे तो बन सकेगी, और गैस चूल्हा मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था इसलिए यहाँ रखवा दिया। कमरा पसंद न आने का कोई कारण ही नहीं था। किराया भी ज़्यादा नहीं था और पैसे भी एडवांस नहीं मांग रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी
कि उनके ममत्व भरे व्यवहार ने रचना का मन मोह लिया था और वो दूसरे दिन ही सामान शिफ्ट करने की बात कहकर वहां से चली गई। तो शारदा जी भी खुश हो गई कि चलो 2 घड़ी उसके साथ बोलने के लिए भी कोई तो आया। अगले दिन रचना ने अपना सामान शिफ्ट कर लिया। वो अपना सामान कमरे में लगा ही रही थी कि तभी शारदा जी चाय के साथ नाश्ता लेकर आ गईं और रात के खाने का भी न्योता दे दिया। एक अनजान शहर में किसी का कंधा मिलना रचना को बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन इतवार था तो रचना अपने हफ्ते भर के कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की आवाज़ सुनकर शारदा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो रचना बाहर निकल कर आई। तभी शारदा जी बोली, बेटा हाथ से कपड़े धोने की क्या आवश्यकता है, घर में मशीन है, हफ्ते में 1 दिन चला लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उनकी बात सुनकर अनायास ही रचना को वो दिन याद आ गया जब ससुराल में ढेर सारे कपड़े धोने के बाद उसने एक दिन विकास से वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कही। तो जब तक विकास कुछ बोलता उनसे पहले ही सास ने ताना मारते हुए कहा था, जरा से कपड़े क्या धो लिए, वॉशिंग मशीन की बात करने लगी है। अगर इतनी ही नाजुक थी तो दहेज में वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेकर आई। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करने के बाद भी बात बात पर ताने सुनना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन दुख तो तब होता जब सारा काम करने के बावजूद भी खाना उसे ऐसे मिलता जैसे वो उसकी हकदार ना हो। फल दूध खाए पिए तो उसे वर्षों बीत गए थे। जब वो गर्भवती हुई तब उसके प्रति सासू माँ के व्यवहार में ज़रूर थोड़ा परिवर्तन आया था, लेकिन इंतहा तो तब हुई जब उसने बेटी को जन्म दिया। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सांत्वना के 2 शब्द कहने के बजाय सास ने चिल्लाकर कहा, ज़्यादा मुँह मत फाड़, कोई बेटा नहीं जन्मा है तूने जो कोई तेरे नाज नखरे उठाए। जिसे सुनकर रचना की चीख मुंह में ही दबकर रह गई। आंखों से आंसू निकल पड़े। विकास भी अपनी माँ की ही तरह था। माँ के मुंह से निकला हर वाक्य उसके लिए ब्रह्म वाक्य था। बेटी दूध के लिए रोती रहती और सास उसे काम में उलझा कर रखती। कोई औरत इतनी संवेदनहीन भी हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकती थी। बहू अपनी पोती से भी उन्हें प्यार नहीं था। एक बार विकास कहीं दूर गया था, इसी बीच उनकी बेटी आकांक्षा को ज्वर हो गया। वो बुखार से तड़पती रही और सास उसका घरेलू इलाज करवाती रही। बच्ची को दर्द से तड़पता देखकर करुण स्वर में उसने न जाने कितनी बार कहा कि माँ जिसे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर वो नहीं मानी और इलाज के अभाव में एक रात को मासूम चल बसी। अगले दिन विकास घर आया तो सास ने बेटी की ठीक से देखभाल न करने का आरोप उस पर लगा दिया। तो विकास ने भी बिना उसकी सुने उसे 2-4 तमाचे जड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। बेटी का गम और विकास के थप्पड़ ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। उसने उसी वक्त घर छोड़ दिया। वैसे भी उस जगह रहने से क्या फ़ायदा जहाँ उसका मान सम्मान न हो। स्त्री को पत्नी नहीं दासी समझा जाए। उसे पता था कि उसके इस कदम से उसे बदचलन सिद्ध कर दिया जाएगा, पर वो भी क्या करती। सहने की भी एक सीमा होती है। जब हद पार हो जाती है तो अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। पर उसने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसे रिश्ते से मुक्ति पाकर स्वयं के लिए एक नया रास्ता तलाश करेगी। वो अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहेंगे। वहाँ रहकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने अपनी दोस्त सविता के घर जाने का निश्चय कर लिया। सविता उसकी ऐसी दोस्त थी जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। तो सविता के घर रहकर ही नौकरी की तलाश करने लगी। माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने जाकर खूब खरी खोटी सुनाई, पर वो अपने निर्णय पर अडिग रही। उसका दृढ़ निश्चय देखकर वो उसे कभी अपना मुंह नहीं दिखाने का निर्णय सुनाकर चले गए। अपने माँ बाप की बात सुनकर रचना का दिल तार तार हो गया। क्या व्यक्ति की नाक इतनी ऊंची होती है कि मुसीबत के क्षणों में भी वो अपनी कोख से जन्मे बच्चे से भी संबंध तोड़ सकता है, पर उसके मनोबल को टूटने से बचाते हुए उसको सहारा नहीं दे सकता। उस समय सविता ने उसके आत्मविश्वास को टूटने से बचाते हुए न केवल उसका मनोबल बढ़ाया बल्कि नौकरी दिलवाने में भी भरपूर मदद की। कुछ प्रयासों के बाद एक कंपनी में उसे सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। तो वो भी अब सहेली के घर का बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो सहेली का घर छोड़कर एक अनजान शहर में मेरठ रहने आ गई। कि सोच में डूब गई बेटी। थैंक यू दादी, आज तो धूल ही गए हैं, अगली बार मशीन में धो लूँगी। शारदा जी का मौत भरा स्वर सुनकर अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए रचना ने कहा। तो शारदा जी बोली, क्या कहा दादी? सच में बेटा, तेरे मुँह से दादी नाम बहुत अच्छा लग रहा है, और रिश्ते तो छूट गए, कम से कम इस रिश्ते को फिर से जी लूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बोली, अच्छा आज तेरी छुट्टी है,
मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, तू भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। दादी के कहे वाक्य ने रचना के दिल में हलचल मचा दी थी। इस समय उनसे कुछ और पूछकर रचना उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं क्यों आज वो भी उसे अपनी ही तरह बेचारी और एकांकी लगी। सच तो यह था कि आज से पहले रचना उनके कहने के बावजूद भी उन्हें दादी नहीं कह पाई थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा शब्द उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी दे जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब से वो उन्हें दादी कहकर ही पुकारेगी। उसका एकांकी मन भी किसी का साथ चाह रहा था। खैर, दादी की बात को उसने स्वीकार कर लिया। तभी थोड़ी देर बाद हाथ से रोटी बनाने की थप थप की आवाज़ सुनकर रचना सोचने लगी कि अगर इंसान के मन में साहस और विश्वास हो तो उम्र भी उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती। वरना दादी की उम्र में तो कुछ लोग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। ये सोचते हुए रचना शारदा जी के पास आ गई और बोली, लाइए दादी, अब मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तेरे हाथ की रोटी फिर किसी दिन खा लूँगी, आज मेरे हाथ की मक्के की रोटी खाकर देख। बस बन ही गई है, तू खा, मेरा इंतज़ार मत करना। मक्के की रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। मैं स्वयं के लिए बनाकर तेरा साथ देने आ जाऊंगी। रोटी पर घी लगाकर शारदा जी ने रचना की प्लेट में रखते हुए कहा तो रचना हंसते हुए वहीं उनके पास बैठकर खाने लगी। मेरी पोती प्रिया को भी सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद थी। अचानक दादी ने कहा, क्या हुआ था दादी? उसे दादी की बात सुनकर रचना अपने आप को रोक न सकी और पूछ ही बैठी तो शारदा जी ने कहा कि मेरी पोती प्रिया का सपना फिल्मों में काम करने का था। इस शहर में उसका सपना पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक दिन टीवी सीरियल में काम करने के लिए एक विज्ञापन निकला और उसके ऑडिशन के लिए तारीख नियत हुई। उस नियत तिथि पर वो ऑडिशन के लिए गई तो भगवान की कृपा से उसका चयन हो गया और उसे सीरियल में काम करने के लिए मुंबई बुलाया गया। उसके साथ ही विराट नाम के लड़के का चयन इसी ऑडिशन के द्वारा उस टीवी सीरियल के लिए हुआ था। वापस आते वक्त प्रिया विराट को मुझसे मिलाने लाई। उससे बात करने पर पता चला कि उसका भी बचपन से सपना फिल्मों में काम करने का रहा है। सीरियल के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का निश्चय कर उसने अपने माता पिता को नाराज कर दिया था। वो चाहता था कि अपने इस करियर को उन बुलंदियों तक ले जाएगा जिससे उसके माता पिता की नाराज़गी दूर हो जाए। न जाने क्यों उस लड़के की सच्चाई मुझे भा गई। मैं प्रिया को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहती थी। बचपन से मैंने उसकी एक एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। सुनील और सुमन प्रिया के माता पिता की प्लेन क्रैश में मृत्यु के पश्चात वही मेरे जीवन का मकसद बन गई थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिशों को रौंद कर उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बात जब विराट के सामने रखी तो उसने सहजता से कहा, दादी, अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो प्रिया को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं प्रिया को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तथा उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करूँगा। मेरी और प्रिया की मंजिल एक ही है, हम अवश्य कामयाब होंगे। प्रिया को अकेले विराट के साथ भेजना मेरे संस्कारी मन को स्वीकार नहीं हुआ। प्रिया की आंखों में मैंने विराट के लिए चाहत देखी थी, अतः एक विचार मन में आया। अपना विचार जब मैंने उनके सामने प्रकट किया तो वो दोनों ही चौंक गए। दादी, विवाह? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या आपने प्रिया से पूछा? पूछा तो नहीं, पर मैं अपनी पोती को अच्छी तरह जानती हूँ। सच तो ये है कि उसकी चाहत को पहचान कर ही मैंने ये निर्णय लिया है। पर दादी, विवाह अभी उचित नहीं होगा, पहले हमें अपना मुकाम हासिल कर लेने दीजिए, प्रिया ने कहा। बेटी, जब तुम दोनों की राह एक है फिर इनकार क्यों? फिर अब तो तुम दोनों को मुंबई में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है। कम से कम मेरे मन में कोई दुविधा तो नहीं रहेगी। बेटा, तुम तो मेरे मन की दुविधा समझ सकते हो। कहो तो मैं तुम्हारे माता पिता से कहकर बात आगे बढ़ाऊं। आखिर विराट ने मेरी बात मान ही ली। मैंने विराट के माता पिता से बात की तो उन्होंने बेरुखी जताते हुए विराट से किसी प्रकार का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। तो विराट एक बार फिर से मायूस हो गया था। वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि जब वो सफल होगा तब उसके माता पिता न केवल उसे माफ़ करेंगे वरन प्रिया को भी अपना लेंगे। उस समय मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने विराट की भावनाओं की भी परवाह नहीं की और किसी तरह विराट को मनाकर धूमधाम से प्रिया की विराट के साथ शादी की। मेरी पोती प्रिया भी बहुत खुश थी। वो विराट के साथ मुंबई चली गई। भारी मन से मैंने उन्हें विदा किया तथा मुंबई पहुंचते ही सूचना देने के लिए कहा
और उन्होंने भी मुझे मुंबई पहुंचकर सकुशल पहुंचने की सूचना दी तथा कहा कि अभी वो एक होटल में रुके हैं, जल्दी स्थायी निवास की व्यवस्था कर सूचना देंगे। उसके बाद कई दिनों तक प्रिया और विराट की कोई खबर न आने पर मुझे चिंता होने लगी थी। उन दिनों मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था कि घंटे घंटे भर खबर रखी जा सके। बताएं, होटल के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो लोग 4 दिन पहले ही वहाँ से चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने यहाँ वहाँ घूमकर टीवी सीरियल वालों को फ़ोन करवाया। उन्होंने बेरुखी से कहा कि मुंबई पहुँचकर उन्होंने हमसे संपर्क तो किया था। हमने उन्हें स्टूडियो में आकर मिलने के लिए कहा, पर वो आए और ना ही उनकी कोई खबर आई। उन्हें काम नहीं करना था तो पहले सूचित कर देते, कम से कम हमारा समय तो बर्बाद नहीं होता। कुछ समय समझ में नहीं आया, तब मैं उनका पता लगाने मुंबई गई। क्या इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना संभव था? आखिर जब तक पता नहीं चल जाता वहीं रुकने का फैसला किया। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी, पर फिर भी कुछ नहीं पता लग रहा था। एक दिन अखबार पलट रही थी कि गुमशुदा कॉलम में एक शव को देखते ही चीख निकल गई। प्रिया का शव था। लिखी खबर से पता चला कि उसे किसी ने मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। साथ ही उस पर बलात्कार के निशान भी पाए गए। किसी तरह स्वयं को संभाल कर पुलिस स्टेशन गई। शव लगभग 1 हफ्ते पुराना था। उसका पंचनामा करवाकर अंतिम क्रिया की और खाली हाथ वापस लौट आई। शायद तुम समझ सको बेटी कि उस समय मैंने स्वयं को कितना अकेला महसूस किया होगा। पहले बेटा, बहू और फिर पोती। मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी, पर कहते हैं जब तक सांस है तब तक जीना ही पड़ता है। कहते हुए शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी। और वो लड़का विराट, वो अभी नहीं मिला। पता नहीं उसने ही प्रिया को मारा या वो दोनों ही किसी साजिश के शिकार हुए। विराट के माता पिता से उसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा, वो तो हमारे लिए उसी समय मर गया था जब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना करियर चुना था। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी कोई परवाह नहीं है। पता नहीं इंसान इतना संवेदनहीन अमानुष कैसे हो जाता है कि अपनी एक आज्ञा पर अपने खून से ही नाता तोड़ देता है। आंसू पोंछते हुए उन्होंने भारी आवाज़ में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी दादी बेटा, मेरी प्रिया तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाई, पर तुम अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना बेटा, फिर मुझे ही लगेगा कि मेरी प्रिया मुझे वापस मिल गई। उनकी कहानी तो उससे भी दुखद थी, पर उसके प्रति सोच उनके लिए प्रेरणा बन गई थी। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए रचना ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से प्रारंभ कर दी। अब वो रोज़ ऑफिस से आने के बाद कुछ समय शारदा जी के पास गुजारती और फिर अपनी पढ़ाई में लगी रहती। पता नहीं शारदा जी के व्यवहार में कैसा ममोता था कि जब तक वो कुछ पल उनके साथ बिता नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो भी गर्मा गर्म नाश्ता बनाए उनका इंतज़ार करती मिलती। एक दिन रचना ऑफिस से लौटी तो देखा कि बरामदे में एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा है। उसके आते ही उसने रचना को कागज़ पकड़ा, साइन करने के लिए कहा तो रचना भी आशा से उस कागज़ को खोलकर देखने लगी तो हैरान रह गई कि वो कागज़ सामान नहीं वरन विकास द्वारा भिजवाए गए तलाक के पेपर थे। उसने बिना कुछ कहे उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से उसके 7 जन्मों के बंधनों का अंत हो गया था। वो स्वयं उस बंधन को तोड़ आई थी, किंतु फिर भी न जाने क्यों मन में एक आस थी। आज वो आस भी टूट गई थी। मन बेहद उदास था। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे अपने पास न आते देखकर दादी ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, क्या तबीयत ठीक नहीं है? चल आज मैंने तेरा मनपसंद पोहा बनाया है, कुछ खाएगी तो अच्छा लगेगा। दादी का इतना अपनापन देखकर रचना मना न कर सकी और दादी के पीछे पीछे आ गई। उसे चुपचाप खाते देखकर दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? वो आदमी कौन था जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था? इतना सुनते ही रचना फूट फूट कर रोने लगी। आज उसने अपनी आप बीती सब कुछ शारदा जी को सुना दी। लेकिन बेटी तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ दादी, ये सच है कि आज तक मैंने आपको अपने जीवन के काले अध्याय से अवगत नहीं कराया, पर क्या ये सच नहीं है जिससे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ आई थी, जिनका मेरी ज़िंदगी में वापस आना असंभव था, उनके बारे में बताकर भी क्या कर दी? जिस व्यक्ति से संबंध ही ना रह गया हो उसके साथ नाम जोड़ना क्या उचित है? मैं क्यों अपना नाम उससे जोड़ कर रखूँ जिसको कभी मेरी परवाह ही नहीं थी? तो सच ही कह रही है बेटी, जिसको हमारी परवाह ना हो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ें? पर सदा ऐसा कहाँ हो पाता है। मेरा बड़ा बेटा पंकज प्लेन क्रैश में मारा गया तो दूसरा संजय 7 समुद्र पार बैठा है।
क्या आपका दूसरा पुत्र भी है? आपने कभी बताया ही नहीं। रचना ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। तो शारदा जी बोली कि आप दादी बेटी, उसके बारे में 8 वर्ष से तो वो आया ही नहीं। वो इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी के लिए भी समय ही नहीं है। वो तो बस मुझे बार बार यही कहता था कि मैं अपना सब कुछ बेचकर उसके पास चली जाऊं। बेटी, मैं जीते जी इस घर को कैसे बेच सकती हूँ? प्रिया के दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर इस घर को बनवाया था। इस घर के साथ मेरी न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा शरीर ही जाएगा। मन नहीं पर दादी बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पर एक इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कई बार सोचता है, बार बार स्वयं से सवाल जवाब करता है। बेटी, मेरे मन ने मेरे प्रश्नों का सदा एक ही उत्तर दिया है कि मुझे संजय के पास नहीं जाना चाहिए। जिस बेटे ने कभी मेरी कोई शुद्ध बुद्धि ही नहीं ली, उसके पास भला मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बस मुझसे पैसे हड़पना चाहता है और कुछ नहीं। अब तक मैंने एक स्वतंत्र जीवन जिया है। पंकज के पापा हमेशा कहा करते थे कि शारदा, बच्चों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना। इसी में तुम्हारी इज्जत है। ये बात अलग है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर उनकी यादें तो हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ा है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न अभी आई है और ना ही भविष्य में आएगी। और यही कारण है जो संजय और उसकी पत्नी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर मुझे बेघर कर देना चाहते हैं। बेटी, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही, कुछ महीने उनके साथ बिताए अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बस अब तो उस परमपिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा अंत भी शांति से हो जाए, मुझे इस सारी मोह ममता से मुक्ति मिल जाए। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए रचना ने कहा। तो शारदा जी बोली, ठीक है बेटी, अब तुम भी अपनी पढ़ाई कर लो। फालतू में ही मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलकर रचना भी अपनी पढ़ाई करने चली गई। इसी तरह जीवन बीत रहा था। एक दिन रचना ऑफिस से घर आ ही रही थी, तभी उसकी सहेली सविता का फोन आया। रचना, तेरा रिजल्ट आ गया है, जल्दी से देख, तू गवर्नमेंट टीचर बन गई है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? रचना ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा और तुरंत फ़ोन काटकर अपना रिजल्ट देखने लगी। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सबसे पहले वो अपनी ये खुशखबरी दादी को सुनाना चाहती थी। वो जल्दी से घर आई और दरवाज़ा खटखटाया। कोई आवाज़ न मिलने पर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा दादी ज़मीन पर पड़ी तेजी तेजी सांस ले रही थी। रचना उन्हें देखकर सकते में आ गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसे बुलाए। अपनी पढ़ाई और ऑफिस से आने के बाद दादी के पास तक ही सीमित रहने के कारण उसने कभी ये जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अगल बगल में कौन रहता है। यद्यपि उसने दादी जी के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था, पर उसने ना तो उनसे कभी पूछा और ना ही दादी ने उन्हें कभी बताया। एक बार सोचा कि मदद के लिए किसी पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाए, पर उसकी हालत देखकर उन्हें अकेले छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, उन्हें कहाँ और किस डॉक्टर के पास ले जाए। उसे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तभी उसे ध्यान आया और उसने तुरंत अपनी सहेली सविता के पास फ़ोन किया और घबराते हुए बोली, सविता, अगर तू किसी को जानती है तो प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस लेकर आ। कहते हुए उसने दादी की तबीयत के बारे में बताया तो उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तो रचना दादी जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। प्लीज़ दादी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी सहेली सविता डॉक्टर को लेकर बस आती ही होगी। तभी एम्बुलेंस की आवाज़ आई। जैसे तैसे करके रचना उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने के बाद दादी को एडमिट कराकर रचना ने उनके मोबाइल से संजय का नंबर ढूंढ उसे फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता चल ही गया था। वो सब भी अस्पताल में उन्हें देखने और उनकी मदद करने के लिए आए, पर उनके बेटे संजय के पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी दादी जिंदगी की जंग हार गई। उनकी मृत्यु के बाद हर जुबान से उनकी प्रशंसा सुनकर लग रहा था जैसे वो पूरे मोहल्ले की जान थी। किसी की आंटी तो किसी की दादी। रचना ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर दी। संजय के आते ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आज रचना एक बार फिर से अकेली बेघर हो गई। दुख था तो केवल इतना कि वो दादी के साथ अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाई। दुख तो इस बात का भी था कि संजय को अपनी माँ के जाने का दुख होने की बजाय उनकी सारी प्रॉपर्टी बेचने की पड़ी थी। घर का विज्ञापन देते ही रोज नए नए लोग घर को देखने के लिए
आखिर संजय को उसकी मनचाही रकम मिल ही गई। संजय को इस तरह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते देख रचना के मन में बार बार यही आ रहा था कि मरने वालों का अपने बच्चों पर इतना भी हक नहीं है कि ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन ही उसके बच्चे उसकी याद में सुबह शाम दीपक जलाएं। सच में शारदा दादी की सांसों के टूटते ही उनकी वर्षों से सजाई धरोहर भी दूसरे की हो गई। दादी के बिना उसका इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, किंतु 15 दिन वो कहाँ रहती। समय देखकर संजय ने पूना में अपनी जॉब के बारे में बताते हुए 15 दिन और रहने की इजाज़त मांगी। 15 दिन बाद जब रचना इस घर को छोड़कर जाने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसे दादी जी से इतना मोह हो गया था कि ये घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सच तो यही था कि इतना दुख तो उसे अपनी माँ का घर छोड़ने पर भी नहीं हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे दिल के रिश्ते हैं कि खून के रिश्तों में भले ही दरार पड़ जाए पर दिल से बने रिश्ते एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जिनसे इंसान चाह कर भी मुक्त नहीं हो पाता है। शारदा दादी ही थी जिन्होंने उसे विषम परिस्थितियों से लड़ने के साथ सदा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया था। आज दुखी मन के बावजूद भी रचना को खुशी इस बात की थी कि दादी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। जिस शांति और सम्मान से उन्होंने अब जीवन काटा था, उसी शांति और सम्मान से वो बिना किसी को तकलीफ दिए इस दुनिया से विदा हो गई और रचना उनकी यादों को मन में समेटे अपने नए सफ़र की ओर चल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।